अविनाश जब सामने से आते हुए वृद्ध दंपति के पैर छूने के लिए झुके तो मैं समझ गई कि वही वंदन के नाना नानी हैं। मैंने भी झुककर प्रणाम किया तो वे सक पका गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस शादी में आऊंगी, पर मैं समझ सकती थी कि वंदन को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थीं। तभी तो वंदन को पल भर भी मेरी गोद में रहने न दिया। मम्मी तो वंदन को गले लगा रोए जा रही थी। बस के लंबे सफ़र के कारण बहुत थकान लग रही थी। धीरज हमारा सामान स्वयं उठाकर अविनाश को ऊपर वाले कमरे में ले गया। अविनाश तो चले गए, पर मैं अकेली रह गई। सब लोग वंदन को खिलाने कम और वंदना से उसकी तुलना करने में ज़्यादा व्यस्त थे। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। पापा ने शायद मेरी स्थिति भांप ली, इसलिए मेरे पास आकर बोले, अविनाश और कमरा ऊपर है, थक गई होगी, ऊपर जाकर जरा कमर सीधी कर लो। पर वंदन वो भी थका हुआ है और भूखा है, मैं इसे साथ ले जाऊं? सवाल पूछते हुए मैं डर रही थी। कुल जमा 2 दिन के लिए तो आया है हमारा नाती, फिर तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। जरा 2 घड़ी जी भर के देख लेने दो, मम्मी ने पीछे से आकर कहा तो मैं चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में गई तो अविनाश कपड़े बदल कर लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं, इसलिए समझ नहीं आ रहा था सो गए हैं या सिर्फ आंखें बंद करके थकान मिटा रहे हैं। समझती भी कैसे? शादी के बाद से हमारे बीच एक दीवार सी खिंची हुई है। मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी ही ऊंची हो जाती है। मैंने धीरे से अटैची खोली, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश लग रही थी। थकान मिटाने के उद्देश्य से मैं भी अविनाश की बगल में जाकर लेट गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब अविनाश का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे कुंवारे मन द्वारा संजोए सारे सपने बिखर कर रह गए। पर अपने शराबी पिता की स्थिति और सौतेली माँ के दबाव के चलते एक बच्चे के बाप अविनाश से विवाह करने को तैयार हो गई। मेरी सहेलियों को जैसे ही मेरी सगाई का पता चला, बधाई देने चली आईं। शर्म के मारे मैंने उन्हें वंदन के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपनी सबसे करीबी सहेली नीलम के सामने दिल का दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया। देख अनु, मैं जानती हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने स्वभाव के बूते पर सबका दिल जीत लेगी। उस घर की हर चीज़ में वंदना की आत्मा बसी है, इसलिए तू उसे मिटाने की कोशिश भूल कभी नहीं करना, बल्कि अपने स्वभाव की खुशबू से उसकी आत्मा को जिंदा रखने का प्रयास करना। नीलम के कहे शब्दों को याद रखकर और मायके की कड़वी यादों को भुलाकर मैं रात्रि में फूलों के सेज पर बैठी अविनाश का इंतजार कर रही थी। तब बड़ी ननंद से वंदन को संभाले नहीं संभल रहा था। मैंने वंदन को अपने पास सुला लिया। अनु, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ वंदन के कारण किया है। वंदन की माँ, अगर वह भी तुम बन सकी तो, जिसकी हैसियत रखती हो। इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। इतना कहकर अविनाश पलटकर सो गए। मैं स्तब्ध रह गई। दिमाग में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ नीलम के कहे शब्द मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ मन विद्रोह करने को तैयार था। मेरी क्या गलती थी? अविनाश और वंदन की नज़रों में भले ही मैं वंदना के कर्तव्य पूरा करने के लिए आई, पर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सौतेलेपन का दंश बचपन से लेकर अब तक झेला है वो वंदन के हिस्से में आए। लेकिन मेरी इस निश्चल ममता को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। पड़ोस वाली राधा चाची अम्मा को बार बार समझा देती, मुझे ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम ठीक नहीं लगता। देखना
एक बार खुद के बच्चे हो जाएंगे तो वंदन को एक तरफ कर देगी। ये तो सब दिखावा है, दिखावा। ये सुनकर मन कसैला हो गया। अम्मा के मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अविनाश ने मुझे छुआ भी नहीं है। पर मैंने उन्हें कह दिया कि इस घर का वारिस सिर्फ वंदन ही रहेगा। तब जाकर अम्मा को तसल्ली मिली। मेरे इस वाक्य ने मुझे अम्मा के दिल में जगह दे दी। फिर अम्मा ने मुझे विस्तार से वंदना और अविनाश के प्रेम प्रसंग से लेकर विवाह की बातें बताई। वंदना अविनाश के सबसे गहरे दोस्त धीरज की बहन थी, इसलिए शादी में कोई खास दिक्कत नहीं आई। वंदना और अविनाश की शादी के बाद धीरज और अविनाश में जीजा साली से अधिक दोस्ती का रिश्ता था। वंदना धीरज की इकलौती बहन थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि अगले महीने धीरज का विवाह है और अविनाश उसमें शरीक होने अकेले ही जा रहे हैं। ये सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ बैठी कि वंदना के परिवार वालों को भूल ही गई। वंदन भी तो आखिर धीरज का भांजा है, उसकी निशानी वंदन तो है ना। उनका मन नहीं करता होगा वंदन से मिलने का? जरूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण वंदन अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे, इसलिए मैंने भी शादी में जाने का निश्चय कर लिया। जब मैंने अविनाश को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर वहाँ तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जवाबदार नहीं रहूँगा। ये सुनने के बाद भी मैंने शादी में जाने के फैसले को नहीं बदला। सब बातें याद करते कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो देखा अविनाश बिस्तर पर नहीं है। आज संगीत का कार्यक्रम है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आ गई। मेरी निगाहें वंदन को खोजने लगीं। वंदन नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपनी नानी की गोद में खेल रहा था। थकान के कारण झपकी लग गई थी। इसने कुछ खाया? मैंने हंसते हुए पूछा। खाया? अरे भूख के मारे कितना रोया। मैंने बोतल से दूध पिलाकर सुला दिया था। बस आधे घंटे पहले उठा है। तुम्हें तो बच्चे का जरा होश नहीं है। हमारे सामने ये हाल है तो घर में क्या होता होगा। जब ये पैदा हुआ था तो वंदना इसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मम्मी ने ताना मारा। मैं वहाँ से उठकर दूसरी महिलाओं के साथ बैठ गई। धीरज भी वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। वंदन अपने नाना की गोद में खूब थिरका। धीरज मुझे कनखियों से देख रहा था, पर नजरें मिलते ही वो मुंह फेर लेता। 2 दिन तक वंदन मेरे पास कम और नाना नानी की गोद में ज़्यादा खेला। सहरा बांधे और घोड़ी पर चढ़ा धीरज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सहरा बांधते वक्त वंदना की याद में उसकी आंखें नम हो गईं। मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर नफरत से ये नमी सूख जाए। फेरों के बाद वर वधू पैर छू रहे थे। मम्मी व्यस्त थी, इसलिए मैं वंदन को गोद में उठाकर थपकी देकर सुला रही थी। आशीर्वाद नहीं दोगी दीदी? आवाज़ सुनकर पलटी तो देखा धीरज और उसकी दुल्हन सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर मेरे पैर छुए। खुशी के मारे आशीर्वाद के शब्द जवान में ही चिपक गए। दीदी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने हमेशा आप में वंदना दीदी की झलक देखी है। वंदन को जो आपने प्यार दिया है वो अमूल्य है। जब वंदना दीदी की मृत्यु हुई थी तब मैंने सोचा था कि अब वंदन पर हमारा हक खत्म हुआ। आप तो महान हैं दीदी, जो आपने अपने पति की पहली पत्नी के परिवार को इतना सम्मान दिया। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ससुराल में पहला कदम रखते ही
अपनी सौत के वजूद मिटाने में जुट जाती, लेकिन आपने उसके अदृश्य अस्तित्व को स्वीकार किया है। सबकी नज़रों में भले ही ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन आपने सारे कुंवारे सपने तोड़े होंगे, फिर भी आपने टूटे सपनों की कांच से अपना वर्तमान को जख्मी नहीं होने दिया। धीरज ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामकर ये शब्द कहे तो मैं सचमुच बिलक बिलक कर रो पड़ी। मम्मी, पापा, अविनाश और बाकी लोग जड़वत खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। मैंने धीरज को गले लगा लिया। सबकी आंखें नम हो गईं। दुल्हन को गृह प्रवेश करवाकर और बाकी रस्मों को निपटाते हुए रात के 2 बज गए। वंदन भी जल्दी सो गया था। कपड़े बदलकर मैं भी लेट गई। हमेशा की तरह अविनाश ने आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। अविनाश ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और हौले से दबा दिया। बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई और अविनाश के सीने पर अपना सिर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो प्यासे रेगिस्तान पर बारिश की बूंद पड़ रही हो। अविनाश ने अपनी बाहों के घेरे को और मजबूती से कस लिया। मैंने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार मेरे मन में भविष्य के प्रति संशय भरे विचार की जगह एक सुखद जीवन का सपना तैर रहा था।